टारगेट 4 एग्जाम में स्वागत है। आज डीपीएसपी में संविधान में डीपीएसपी का चैप्टर लेके आया हूँ। इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया पैट के सिलेबस में। ठीक है, पैट के सिलेबस में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्पेशली डिस्कशन है इसका। ठीक है, इसका और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, इनका विशेषता डिस्कशन किया है। पैट में आयोग ने इन चैप्टरों का विशेषता डिस्कशन किया है। इसका मतलब है कि इससे एक एक क्वेश्चन कम से कम पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर का है पॉलिटी, तो 5 नंबर में सबसे एक एक पूछ लेगा, तब भी 5 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, इनका क्या मैथ है, इनके उसके बाद क्वेश्चन भी लगवाए हैं, इनको विशेष रूप से देखना है आप लोगों को। उसके बाद जो चैप्टर रह गए हैं या जो चैप्टर पिछड़े हैं वो मैं पूरी तरीके से लगा हूँ आपके साथ और पूरा कराने का प्रयास करूँगा। और आज शाम से या कल सुबह से हर हालत में प्रैक्टिस सेट भी आपके सामने होगा, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, आप लगे रहिए। मैं जिस तरीके से मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ आप लगे रहिए। हर हालत में पैट अच्छे नंबर से क्वालिफाइड हो गई, ये मेरा विश्वास करिए। ठीक है, आगे की आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए विशेषता भी बैच चलेंगे। देखो, मैं कर रहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहा था। देखो, पीडीएफ थोड़ी छोटी लगी जरूर है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास में करूंगा। ठीक है, आप बस सुनते रहना बात को, मैं जो कहूँ वो आप बात को सिर्फ सुनते रहना। ठीक है, देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, सुनो। मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों का एक ही उद्गम स्रोत है। ठीक है, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों का एक ही उद्गम स्रोत है। 1928 के नेहरू प्रतिवेदन में, जिसमें भारत के लिए स्वराजी विधान बनाया गया, शिक्षा का विचार, 1937 के आयरिश, वस्तुतः राज्य के नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार 1937 के आयरिश संविधान से लिया गया। ठीक है, समझ रहे हो? ये फ़ोन करने वाले हरामी इतना डिस्टर्ब करते हैं कि जिस टाइम पढ़ाते हैं उसी टाइम ये कॉल करते हैं इनको। देखो, शिक्षा का अधिकार भी सम्मिलित किया गया था। वस्तुतः राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार 1937 के आयरिश संविधान से लिया गया है। ये पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो आयरिश से लिए गए, इसे ध्यान रखना। कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड से। ठीक है, जिसे मूल अधिकारों को स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटा गया, था। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक अधिकारों को 2 प्रवर्गों में विभाजित किया जाए। प्रथम, वे जिन्हें न्यायालय द्वारा प्रवृत्त कराया जा सकता है, और वह द्वितीय, जो इस प्रकार प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते हैं। उनके विचार में दूसरा प्रवर्ग राज्य प्रारूप समिति ने भी स्वीकार किया। इसके परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मूल अधिकार भाग 3 में हैं। ये कह रहा, सुनो, कि पहली बात तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, एक मिनट, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, ये पहली बात तो आयरलैंड से लिए गए हैं।
इनको ये ध्यान रखना है कि ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। दूसरी बात कहता है कि ये डीपीएसपी और मूल अधिकारों की बात एक साथ ही हुई थी। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनको हम न्यायालय में लेके जा सकते हैं, ठीक है, और न्यायालय द्वारा हम मतलब मूल अधिकारों को लेकर न्यायालय में गुहार लगा सकते हैं और ये न्यायोचित हैं और इन पर हमें न्याय मिलेगा मूल अधिकारों पर, जिनका वर्णन भाग 3 में है, ठीक है, ये भी कह रही है। लेकिन बात है डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय भी नहीं है, इनको ध्यान रखना है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अगर हम न्यायालय में रिट राज्य के खिलाफ करते हैं तो ये प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य के द्वारा अगर मैंने राज्य के खिलाफ कोई भी शिकायत राज्य के निर्देशक तत्व को लेकर की है तो ऐसी सुनवाई नहीं होगी। कहने का मतलब ये समझो, मैंने कहा जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अभी जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और मैंने उसके खिलाफ कोई भी अपील कोर्ट में की तो राज्य सीधा कह देगा, अगर कोर्ट पूछ भी लेगा कि ये सुविधा आपने नागरिक को क्यों नहीं दी, तो या इन नागरिकों को ये सुविधा क्यों नहीं मिली, तो सीधा राज्य जवाब देगा उसमें कि हमारे पास बजट ही नहीं था, हम कहाँ से सुविधा दे देते इन लोगों को। तो इसलिए पहले से भी कहा गया है ये कल्याणकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर हैं स्टेट के लिए, ये कार्य करेंगे। इनके दो पहलू है ना, ये कार्य नहीं करेंगे तो इन्हें वोट नहीं मिलेगा, ये खुद ही कार्य करेंगे। और दूसरी बात ये है तो दो पहलू हमने बताए थे इससे जुड़े हुए हैं। पहले तो राज्य वेलफेयर कल्याणकारी राज्य जो की अवधारणा ली गई है, खुद ही राज्य इसके लिए कार्य करेगा, और अगर राज्य कार्य नहीं करता है तो हम इसके खिलाफ जा भी नहीं सकते क्योंकि कह देगा कि बजट नहीं था। पहली बात तो राज्य खुद सोचेगा कि हम जनता के भले के लिए कार्य करें, क्योंकि सरकार सोचती है कि सत्ता में दोबारा आना है तो कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा कल्याण के लिए कार्य करती है, ठीक है। तो हमने बताया कि मौलिक अधिकारों की बात अगर की जाए तो हम कोर्ट जा सकते हैं और हमें न्याय मिलेगा, और लेकिन मैं अगर डीपीएसपी को लेकर कोर्ट जाऊं तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और इनके खिलाफ न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना डीपीएसपी में, ठीक है। आगे देखो, अर्थ एवं उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के चौथे भाग में किया गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, चौथे भाग में जो लिखी है कि चौथे भाग में किया गया। ये तत्व शासन व्यवस्था में मूलाधार हैं, ये तत्व शासन व्यवस्था के मूलाधार हैं, ये तत्व हमारे संविधान की प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये सिद्धांत देश के प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता है, ठीक है। राष्ट्र की प्रभुसत्ता के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते समय उन्हें इन निर्देशक सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये उन आदर्शों को प्रतिष्ठापित करते हैं जो भारत के राज्य का आधार है। निदेशक सिद्धांत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने और उचित रूप से पालन हो। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रयोजन शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक क्रांति का एक पथ प्रशस्त कर कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना है, ठीक है। इन आधारभूत सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये देखो, इन सिद्धांतों का मूलभूत आधार है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट का स्थापना करना। सामूहिक रूप से ये सिद्धांत भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करते हैं। निर्देशक सिद्धांतों का वास्तविक महत्व इस बात का है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व के द्योतक हैं। संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, सुनना, संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, ये उन आदर्शों की ओर बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये ध्यान रखना, डीपीएसपी किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। मूल बता रहा हूँ निचोड़ इसका, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। आगे देखो, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अवलोकन। नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो अवलोकन है वो समझो, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के 16 अनुच्छेदों में
निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। पहले तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या दिए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जो निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 36-37 देखो, अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। दो बातें देख लेना, एक अनुच्छेद 36 है जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, और अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य क्या होता है और राज्य होने के लिए क्या क्या मतलब प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या मानक है राज्य होने के लिए, उनको अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले तो अनुच्छेद 12 और 36 दोनों को ध्यान रखना, ठीक है, राज्य शब्द को परिभाषित किया। अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि निर्देशक सिद्धांत, निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलाधिकार हैं, ठीक है, निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलाधिकार हैं, और निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। ये सिद्धांत किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये विवाद में खोल के बहुत कह रहा हूँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। अभिप्राय यह है कि न्यायपालिका राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती। समझ गए? न्यायपालिका किसी भी राज्य को कार्य कराने के लिए विवश नहीं कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 38 देखो, राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। इनको रट लेना। अनुच्छेद 39 है, राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, ठीक है, पुरुषों तथा स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये ध्यान रखना, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बच्चों की सुकुमार अवस्था का, ठीक है, दुरुपयोग ना हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर, समझना, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल ना हो, और बच्चों तथा युवाओं को शोषण से बचाया जा सके। यही तो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है, ठीक है। अनुच्छेद 38 को देखो, राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए एक ऐसे कार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 है, राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा और सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों एवं स्त्रियों की जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हों। ये सारी बातें मैंने बता दी। आगे देखो, अनुच्छेद 40 क्या कहता है, देखो, राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। अनुच्छेद 40 पूछ ले तो ग्राम पंचायत का गठन इतना ही याद कर लेना, ठीक है। राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त प्रदान करने की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। अनुच्छेद 41 है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य निर्वाह अभाव को दशाओं में लोक कल्याण सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 41 कहता है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी की निःशक्तता तथा अन्य निर्वाह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 42 कहता है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 43 देखो,
राज्य जनता के लिए काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। राज्य कुटीर उद्योग की उन्नति के लिए विशेष ध्यान देगा। ये बात ध्यान रखना, राज्य कुटीर उद्योगों के लिए, ठीक है, राज्य कुटीर उद्योगों के लिए उन्नति के लिए विशेष ध्यान देगा। अनुच्छेद 43 को देखो, 43 का राज्य उपर्युक्त विधान अथवा अन्य किसी रीति से किसी कर्मकारों, ठीक है, यहाँ देखो, राज्य उपर्युक्त विधान अथवा अन्य किसी रीति से किसी उपयोग में लगे हुए उपक्रमों, संस्थाओं या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा, ठीक है, रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, कहने का मतलब। अनुच्छेद 43 का है राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन का बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में है राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता लागू करने का प्रयास करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 45 है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा, ध्यान रखना, अनुच्छेद 45 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा संविधान के संशोधन के अनुसार राज्य अनुच्छेद 45 को देखो, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों से समृद्ध इस संविधान के इस संशोधन के अनुसार राज्य अभिभावकों से अपेक्षा करता है कि वे अपने बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल सुरक्षा एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करें। 45 में कही गई बात, 45वां अनुच्छेद पूछा जाए तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया 6 वर्ष के बच्चों को उनके पेरेंट्स की गारंटी होगी या पेरेंट्स का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को ये शिक्षा दिलाएं, ठीक है। अनुच्छेद 46 देखो, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 47 देखिए, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार तथा मादक द्रव्यों, हानिकर औषधियों का निषेध करेगा, कहने का मतलब मद का निषेध है सीधा सीधा, ठीक है। अनुच्छेद 47 को ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। गायों, बछड़ों, दूध देने वाले तथा अनेक बाहक शत्रुओं की रक्षा तथा नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए उचित कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 में ध्यान रखना, गाय एवं बछड़े के वध का प्रति निषेध है, ठीक है। अनुच्छेद 48 में आगे देखो, अनुच्छेद 48 का राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसमें सुधार करने का और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 48 में गाय बछड़ों का वध का निषेध। 48 का कहता है कि पर्यावरण की रक्षा एवं उसकी संरक्षण सुरक्षा, ठीक है, वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 राज्य ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। राज्य क्या करेगा? 49 में ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी रक्षा करेगा। 50 इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत एक ध्यान से। अनुच्छेद 50 कहता है राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, ठीक है, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51, ठीक है। एक बार फिर बता दूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की कभी भी बात की जाए, ये आयरलैंड से लिए गए हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तंत्र में राज्य शब्द की परिभाषा 36 में, वहीं अनुच्छेद आर्टिकल 12 की बात करें तो 12 में। ठीक है, ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। अनुच्छेद 45 की बात करें तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया है कि प्रत्येक पेरेंट्स का ये अधिकार होगा कि अपने बच्चों को 6 वर्ष तक पढ़ाए। ठीक है, अनुच्छेद 48 में वही बात करें तो कहा गया गाय बछड़े आदि किसी भी पशुओं को संरक्षण निषेध, मतलब जो वध है वो निषेध किया गया। 48 काम में क्या है, वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 50 में कहा गया राज्यपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 49 में कहा राज्य राष्ट्रीय स्मारक एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करेगा। 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा। और वो किस प्रकार करेगा वो तीनों बताइए। अनुच्छेद 51 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अवृद्धि। ठीक है, और आगे देखो सवाल आगे दिया, सामूहिक रूप से सिद्धांत भारत के लोकतांत्रिक प्रशासन का शिलान्यास करते हैं। सामूहिक रूप से सिद्धांत भारत के लोकतांत्रिक प्रशासन का शिलान्यास करते हैं। निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्यों के प्रतीक हैं। वास्तव में राज्य का ये दायित्व क्रांतिकारी सिद्धांत है, परंतु इनकी प्राप्ति का ढंग संवैधानिक है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए घातक, श्रमजीवियों की तानाशाही और जनता की आर्थिक सुरक्षा में अवरोध पैदा करने वाले पूंजीवादी अल्पतंत्र, इन दोनों चरम सीमाओं में संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखो। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते जाओ। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे? आंसर देते जाओ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? पहला है नागरिकों को निर्देश, राज्य को संवैधानिक निर्देश, राज्य का अधिकार, नागरिकों के अधिकार। बताओ आंसर। तो हमने अभी पढ़ा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को संवैधानिक निर्देश है, राज्य को संवैधानिक निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, वेलफेयर के लिए। आगे देखो, राज्य के निर्देशक तत्वों का संबंध किस भाग से है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। अभी कहा था, शुरू में बताया था कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध है और ये आयरलैंड से लिए गए और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन देखो। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है? तो 36 से 51 के बीच है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। 36 से 51 के बीच में अभी पढ़ाई है। 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, वहीं 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। 52 से 152 की बात करें तो केंद्र की बात की गई है। ठीक है, आगे देखो। 153 में राष्ट्र आ जाता है, का नाम राज्यपाल। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? स्पेन, आयरलैंड, इंग्लैंड, रूस। तो हमने बताया था कि आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, आयरिश, कहीं आयरिश लिख के आ जाता तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आयरिश आयरलैंड एक ही बात है। ठीक है। 11 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते लेकिन शासन के लिए मूलभूत होंगे? अनुच्छेद 36 में मैंने बताया था, ये 36 जो है वो राज्य की बात करता है। ठीक है, ये राज्य की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 12 भी राज्य की बात करता है। ये बताता है कि अनुच्छेद 12 में राज्य के लिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद मैंने कहा था देखो 36 के बाद 37 ही तो कह रहा था कि भैया ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आगे देखो 37 कह रहा था कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। देखो आगे लगा दो स्लाइड। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, समझना, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की नई विशेषता कहा था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो भैया इसे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की नई विशेषता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है। आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है। ठीक है। इनकी एक बुक हमको ध्यान नहीं है, बताऊंगा मैं किसी दिन। इनकी बहुत अच्छी बुक इन्होंने लिखी है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू तो प्रस्तावना तैयार की। ठीक है। और प्रस्तावना हुई संविधान की आत्मा, इन्होंने कहा था। ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। महात्मा गांधी ने 2 अक्टूबर को जन्मदिन मनाया जाता है। 150वीं जयंती मनाएगी इनकी 2019 में, से ध्यान रखना। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की एक बुक है, इस बुक को लिख लेना, अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया, ये इनकी बुक है। ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य शब्द से? आ गया देखो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य शब्द से? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, केवल ए और बी दोनों। तो भैया ए और बी दोनों। मैंने अभी कहा था कि अनुच्छेद 12 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और 36 में भी राज्य को परिभाषित किया गया। ठीक है। 12 में बस ये बताए गए हैं कि राज्य के लिए क्या क्या होना जरूरी है। वहाँ एक सरकार होनी चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है। ये सब बातें उसमें। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते? समझना बात को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते लेकिन शासन के लिए मूलभूत होंगे? ये अनुच्छेद 37 में कहा गया इसको। ठीक है। आगे देखो, 36 में तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। ठीक है। 26 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 37 में इस बात को कहा गया है। 39 में कर्मकारों के लिए व्यवस्था है। ठीक है। आगे देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 उल्लिखित अनुदेशकों के समान है। भारत के संविधान के भाग 4 36 से 51, यहाँ 51 लिख लेना। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। देखो, निर्देशक तत्व भारतीय शासन अधिनियम 1935 उल्लिखित अनुदेशकों के समान है। ये पहली बात तो गलत है क्योंकि ये आयरलैंड से लिया गया। यहाँ बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। मैंने अभी कहा कि अनुच्छेद 37 का कह रहा है कि भैया न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं कराया जा सकता है। वेलफेयर स्टेट जरूर है लेकिन न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। न्यायालय द्वारा केवल मौलिक अधिकारों को लागू कराया जा सकता है। आप सुनो, भारत के संविधान, उसने शुरू ही में कहा था कि भारत के संविधान भाग 4 में 36 से 51 तक के बीच में राज्य की नीति निर्देशक तथ्य, और इस बात को मैं बीच में बताता आ रहा हूँ। ठीक है। आगे लगाओ क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 9 का पहला देखो, निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशकों के समान है। उसके बाद है भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के निर्देशक तत्व के प्रावधान है। फिर उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ठीक है। तो देखो, ये तो देखते देखते गलत कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये तो गलत हो गया। हाँ, ये जरूर सही है कि भारत के संविधान के भाग 4 में 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। तो कौन सही है? केवल 2 सही है। ठीक है। केवल 2 सही है। आगे लगाओ क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 है, इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है।
ठीक है। यह शासन के लिए मूलभूत होते हैं। यह केवल गांधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। यह राज्य को सकारात्मक निर्देश है। देखो, ये राज्य को सकारात्मक निर्देश तो है ही नहीं भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शासन राज्य को निर्देश देता है कि भैया आपको नागरिकों के हित के लिए ये काम करने हैं, ठीक है। भाई हमारे हित में कोई बोल दे कि तुम्हें ये काम कर दो तो ठीक है, ना करो तो कोई बात नहीं है, ना करना। मेरे हित में अगर बोलता है तो सकारात्मक है, और मेरे विरुद्ध बोलता है कि तुम्हें ये काम करके हमें देना है, होता कैसे नहीं कराओ, तो भैया वो निगेटिव हो गया, कैसे सकारात्मक हो जाएगा। ये राज्य को सकारात्मक निर्देश नहीं देता है, ये तो राज्य को नकारात्मक निर्देश देता है, ठीक है। तो ये ही सही नहीं है, ठीक है। और ये केवल गांधीवादी विचारधारा, देखो गांधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं। इसका मैं उदाहरण तुम्हें बता दूं, अनुच्छेद 40 तुम पढ़ना, इसमें मैंने पहले ही बताया था, जो लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का जो गठन है, और हमने बताया था कि ग्राम पंचायत की संविधान सभा में जो सिफारिश करने वाला प्रथम व्यक्ति गांधी जी थे, जिन्होंने ग्राम पंचायतों की बात की। ना कोई ग्राम पंचायतों की बात करने वाला संविधान में नहीं था। भले ही इस व्यक्ति ने, इस महान आत्मा ने संविधान में भाग नहीं लिया, लेकिन भैया ग्राम पंचायतों के लिए और ग्राम पंचायतों का दर्जा दिलाने का विशेष योगदान इनका रहा। इसलिए, और इससे जो हमने अभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पढ़े थे, उसमें अनुच्छेद 40 में सीधा लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन, और ग्राम पंचायत प्रभावित है गांधीवादी विचारधारा से। तो ये सही है एकदम, ठीक है। ये शासन के लिए भैया मूलभूत होते हैं, उनकी प्रकृति गैर न्यायोचित होती है, क्योंकि हम इनके खिलाफ भैया रिट नहीं दायर कर सकते हैं। नहीं, अब मुझे कोई मतलब राज्य नहीं दे पा रहा है, कुछ सुविधा तो नहीं, फिर हम कोई मतलब इसके लिए इसके खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए हमारे नागरिकों के प्रति गैर न्यायोचित तो हो ही गए, ठीक है, और सकारात्मक नहीं हो सकते, ठीक है। ये राज्य के लिए सकारात्मक नहीं है, ये तो राज्य के लिए तो नकारात्मक ही है। आगे देखो, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन सभी निर्देशक तत्वों की विचारधारा के आधार पर 3 व्यापक श्रेणियां हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी श्रेणी नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है ये। गांधीवादी विचारधारा है, इसमें समाजवादी भी है, उदार बुद्धिजीवी है। भैया उदार बुद्धिजीवी इसलिए कि कल्याणकारी राज्य की बात करता है ना, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की बात होती है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, इसलिए ये भैया उदार बुद्धिजीवी तो है ही है, समाजवादी भी है, और गांधीवादी विचारधारा भी है। ये अतिवादी नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा अतिवादी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत कौन सा राज्य, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? संविधान के भाग 4 के अंतर्गत भाई 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। कौन गांधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ग्राम पंचायत के गठन करते हैं, क्योंकि इनकी देन है ग्राम पंचायतों का गठन, इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन गांधी जी की देन है। सहकारी समितियों का गठन भी इन्हीं की देन है। एक जो समान सिविल सहायता है वो गांधीवादी विचारधारा नहीं है, ठीक है। और एक बात लिख लेना, समान सिविल सहायता अपनाने वाला पहला राज्य, समान सिविल सहायता अपनाने वाला पहला राज्य, अपनाने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो गोवा है, गोवा को ध्यान रखना, ठीक है। और अभी हाल ही में सिफारिश तेलंगाना भी कर रहा था कि मैं भी भाई एक समान सिविल सहायता लाऊंगा, अभी मतलब आया नहीं है ना, हुआ है वहाँ पे, पारित नहीं हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा एक समान सिविल सहायता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है, ठीक है। और इसको समझ लो, ग्राम पंचायत का गठन गांधी जी की देन है, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन भी और सहकारी समितियों का गठन भी उन्हीं की देन है। एक समान सिविल सहायता में गांधी जी की कोई विचारधारा नहीं है, ठीक है। आगे देखो,
21 आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद और नीति निर्देशक तत्व सही सम्मिलित नहीं है। 39A समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता एकदम सही है। 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की प्रतिनिधित्व। 43B सहकारी समितियों का स्वैच्छिक संगठन। 48A 48 में इन्होंने कहा था कि गायों वायों का वध नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 48 में कहा था गाय बछड़े इनका वध नहीं किया जाएगा। और 48A में इन्होंने क्या कहा था ये देख लो पीछे, 1 मिनट देखो। अनुच्छेद 48A देख लो, 43A देख लो, यहाँ तक आ गए थे, आगे लगाओ। 48 से राज्य देश के, देखो ये कहा 48 काम है, राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसमें सुधार करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। और 48 चलो आगे 19 की तरफ नहीं थे कहीं, तो देखो 48 में क्या कहा था, ये 48 नहीं है, ठीक है। ये 48 एक क्या नहीं है, ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है ये 49 में बात की है, ठीक है। 48A में तो कहा गया कि राष्ट्र वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, ठीक है। 48 में कहा है कि गायों का वध, पशुओं का वध नहीं होगा। और 48A में कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की रक्षा। और 49 में कहा राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, जो ये सही नहीं है, ठीक है। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देश सम्मिलित नहीं है। दोबारा लग गया यही है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ा दो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया। 45 तो भैया अभी हमने पढ़ा था कि जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 वर्ष के बच्चों को 86वां संविधान संशोधन, बच्चों को तो 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये 43B है, ठीक है। ये 43B जो तुमको दिख रहा है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया, ठीक है। और 48A में हमने तुम्हें अभी बताया था वन्य जीवों की रक्षा, और पर्यावरण की सुरक्षा। और 39A में कर्मकारों के लिए, ठीक है, व्यवस्था। आगे देखो कर्मकारों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, ये ध्यान रखना 39A में। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो अनुच्छेद 39 से 43 से 48 से, ये ध्यान रखना 39A 43 से और 48A 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है। 43B 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया है। जो अनुच्छेद 43B दिख रहा है ना ये तुम्हें, ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये भी बात सही है एकदम, ठीक है। तो कौन कथन सही है, कथन 2 और 3 सही हैं। तो 2 और 3 तीसरा तो एकदम सही है, ठीक है। 2 और 3 सही है, 3 तो सही है ही, तो 2 और 3 ही सही होगा, क्योंकि 3 जहाँ सही है तो दूसरा अपने आप सही होगा। ये दिमाग का सेंस है भैया, क्योंकि ये तो एकदम सही है, तीसरे को तो कोई मैट ही नहीं सकता। केवल एक सही है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तीसरा तो सही है ही, कन्फर्म है। और जब 3 सही है तो 2 हम मानते हैं कि ये भी सही होगा, क्योंकि 43 में जानता हूँ कि उसको 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। आगे देख आगे लगाओ क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद का संबंध विदेश नीति से 51 का। अनुच्छेद 50 में तो कहा गया कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 49 में कहा है स्मारकों का संरक्षण करेगी राज्य सरकार। 48 में क्या कहा गया, 48 में कहा है पशु वध नहीं होगा, निषेध होगा, ठीक है।
यहाँ देख लो, यहाँ कहा गया पशु वध निषेध 48। 49 में कहा है स्मारकों की सुरक्षा करेगी भैया राज्य सरकार, ऐतिहासिक स्मारक। 50 में कहा गया है 50 में कहा गया कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। और 51 में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि की बात की गई है, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं हम। भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहां कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू है? अभी मैंने बताया था, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा। तो ये गोवा जो दिख रहा है, मैंने कहा था कि एक समान सिविल संहिता अपनाने वाला पहला राज्य गोवा है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य गांधीवादी लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक दोनों लोकतंत्र की स्थापना, यही उद्देश्य था। वेलफेयर स्टेट भैया, वेलफेयर स्टेट। और मैं तुम्हें पहले वहाँ जब पढ़ा हूँ, ध्यान रखना, लिखा था सीधा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कार्य है। आगे देखो, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का भारत के संविधान के किस भाग में प्रावधान है? मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार में तो है ही नहीं, मौलिक अधिकार 12 से 35 में है, पहली अनुसूची में नहीं है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य तो भैया 51 काम है, ठीक है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ है? 51 काम है जिन्हें रूस से लिया गया, ये भी ध्यान रखना। और सरकारी किताब के पीछे हर पृष्ठ पे लिखा होता है मौलिक कर्तव्य, उसको ध्यान रखना। अब वो प्राइमरी की बात मत करना, वहाँ तो राष्ट्रगान भी लिखा होता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना में, ठीक है, ये एकदम सही है, प्रस्तावना में भी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की गई। इसको बहुत ध्यान देना इसका, ठीक है, क्योंकि स्पेशली तुम्हारे लिए उन्होंने रखा है इस चैप्टर को, इसलिए ही इस चैप्टर को इतनी देर तक डिस्कशन आपके सामने कर रहा हूँ। मैं कैसे PDF लगा के सेट करता हूँ, किस तरीके से मेहनत मैं तुम्हारे लिए झोंक रहा हूँ, कर रहा हूँ, और इसके लिए आप भी लगिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रावधान है, इसको दिमाग में रख के चलना है ना, पेपर में गलत करके आ जाओ भैया। आगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन संबंधी निर्देश है? चिल्ला चिल्ला के बताया, 1940 में भैया ग्राम पंचायतों का गठन है, ये रहा। और 39 में कर्मकारों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता है, 44 में समान सिविल सहायता है, 48 में सीधा कहा गया पशुओं का निषेध, ठीक है। तुम्हारे सामने से DAP SP भी पढ़ाऊँ और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इतना फास्ट रखिए अपने आप को। 31 देखो, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन, सीधा प्रश्न है, तो भैया महिला हो चाहे व्यक्ति हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। काम पाने का भी अधिकार है, मद निषेध भी है, सूचना का अधिकार नहीं है, ठीक है। सूचना के अधिकार की ऐसी कोई भी बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डिस्कशन नहीं की गई है। मद निषेध भी हम बताए थे, काम पाने का अधिकार भी बताया था, और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हुई है, ठीक है। आगे देखो, आगे लगवा दो 32, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ऐसा चेक है, सुनना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये KT शाह ने कहा था, ठीक है, ये KT शाह ने कहा था, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, इस बात का अर्थ समझो। KT शाह ये कहते थे कि भैया अगर राज्य के पास रुपया है, मेरी बात सुन रहे हो,
केटी शाह का कहना था भैया राज्य के पास बजट है तो वो नागरिकों को सुविधा देगा, और भैया रुपया नहीं है तो नागरिकों को सुविधा नहीं दे पाएगा। तो वही बात हो गई ना कि भैया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। भैया बैंक में पैसा होगा तो भैया रुपया मिलेगा, और नहीं है तो आप चेक भरिए और फाड़ के फेंक दीजिए उसको। वही केटी शाह ने कहा था भैया राज्य के पास बजट है तो सुविधा देगा, नहीं है तो चेक भर के भूल जाइएगा आप, ठीक है। भैया चेक भरो और मेरे पास है बजट तो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना केटी शाह का वाक्यांश है, राज्य की नीति सिद्धांत के बारे में बहुत पूछता है ये। आगे देखो, निम्नलिखित में से क्या राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मादक पदार्थों के उपभोग पर रोक है, गोवध निषेध सीधी बात बताई थी, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन भी है, 16 वर्ष के बच्चों की आयु को निःशुल्क शिक्षा, यहाँ ये कहा गया कि 6 वर्ष के बच्चों को, इतना ध्यान रखना, 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता, वो निःशुल्क मतलब 6 साल के बच्चों के पेरेंट्स की ये गारंटी है भैया बच्चों को शिक्षा दिलवाएं, ये उनका मूलभूत अधिकार है बच्चों का। 6 से 14 वर्ष या 16 वर्ष की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये विशेष मतलब बहुत छोटी बातें हैं, इसको ध्यान देना पड़ेगा इनको। पर्यावरण का संरक्षण कहा है, गोवध निषेध भी कहा है, मादक पदार्थों के उपभोग पर रोक भी है, ठीक है। इसके साथ डीपीएसपी आपके समाप्त होते हैं। आगे जिसका भी डिस्कशन इसने किया है पॉलिटी में सारे कराऊंगा। कल से प्रैक्टिस सेट या शाम की शुरू हो जाएगा। अभी करंट की क्लास आज नहीं आ पाई है, अभी आ जाएगी 1 घंटे में। और उसके बाद तुम्हारा चैप्टर औसत का कुछ बचा, औसत पूरा कराने के बाद पाई चार्ट होगा। वर्गमूल और इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उनको भी चलाने का बढ़िया प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और पढ़ते रहिएगा, और कोई भी दिक्कत अगर क्लास में आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय।